जी, Assalamu जी alaikum. I am Research Associate Rabia Anwar at the Center for Law and Security. And the topic under discussion today is the current Iran Israel conflict, regional stability, and the future of nuclear deal. So, to discuss this critical subject, we have with us two very distinguished guests. The first one is Air Commodore retired Raza Heather, who is currently serving as the director at the Center for Aerospace and Security Studies. And our second guest is Dr. Salma Malik, associate professor at the Department of Strategic Studies at Qaid University. I welcome both of you, and we are also joined by the executive director of class, Mr. Rahman Azhar. So, given the current scenario, and without any further ado, sir, I would like to start off with you, Sir Raza. Sir, kindly brief us what are the ultimate aims of US and Israel, keeping in view their current attacks on Iran that they have done previously, especially on the Iran's nuclear facilities and infrastructure, and Israel's ongoing strike. And what have been the military tactics that were used by US and Israel? Thank you, Ms. Rabia. Very intelligent question to start off. Very basic. And what is the ultimate aim now? I consolidate it into the six aims. जो मेरी ख्याल है कि there are six reasons of attacking Iran by the US and the Israel. Number one, which now is everybody is talking about, is denuclearization of Iran, जो कि बड़ा पुराना aim है इसराइल का. Number two, to divert the attention from Gaza because the PM Netanyahu is having pressure, domestic pressure as well as international pressure. तीसरे नंबर पर political. PM Netanyahu wanted to actually leave the legacy to the generations to come that there was an enemy used to be known as Iran and I have destroyed that enemy. So he wanted to leave this legacy. चौथे नंबर पे है to have the leadership of the Middle East. आपको पता है इस वक्त मिडिल ईस्ट में either it is Israel or it is Iran. Otherwise, all are generally allies of the US. तो अगर ईरान इस केस में न्यूट्रलाइज होता है तो फिर मिडिल ईस्ट की लीडरशिप इसराइल के पास आती है. पांचवें नंबर पे एनवायरमेंट एंड द टाइमिंग इज वाज वेरी राइट फॉर दिस, फॉर द इसराइल टू डू दिस. कैसे? सीरिया जो बहुत बड़ा अलाय था और जस्ट नेबर था और ईरान का अलाय था, उसका फॉल हुआ कुछ अरसे पहले, आपको पता है. हिजबुल्ला की लीडरशिप न्यूट्रलाइज की, हूतीज को न्यूट्रलाइज किया, रशिया यूक्रेन में बिजी है, तो एनवायरनमेंट बहुत सही थी टू अटैक द ईरान. एंड द सिक्स्थ एंड द लास्ट वन आई थिंक प्रॉब्ली विच इज अल्टीमेट एम इज द रिजीम चेंज, जो कि इसराइल पहले दिन से कह रहा है. इस यूएस ने कल डिनाई किया था, आज यूएस ने भी कहना शुरू कर दिया है. तो मेरे ख्याल से ये छह रीजन हैं मेन. अब आपके दूसरा पार्ट जो सवाल का है कि ये इसको एग्जीक्यूशन इन्होंने कैसे की फ्रॉम द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे टैक्टिक्स वेपन्स यूज किए यूएस ने भी और इसराइल ने भी. देखिए पहले हम देख लेते हैं यूएस इसराइल को और फिर यूएस, इन दोनों के अटैक्स को थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं. इसराइल का जो अटैक है ना वो मल्टी प्रोंग था और 4 स्टेजेस में था. पहले स्टेज में मोसाद ने अपना स्पाई नेटवर्क ऑपरेशंस किए बिफोर द अटैक्स, जिसमें उन्होंने असैसिनेशंस भी की, ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग भी की, स्पाइस को बाय भी किया, इंटेल्स भी दी, लोकेशंस भी दी, लीडर्स की. ये सब मोसाद ऑपरेशंस हो रहा है पहले अटैक से. दूसरी स्टेज पर ड्रोन्स, अभी अटैक नहीं हुआ है, जो किलर ड्रोन्स हैं ईरान की टेरिटरी के अंदर से फायर हो रहे हैं, जो कि मैन्युफैक्चर भी ईरान के अंदर हो रहे हैं बाय द इसराइल. और उन ड्रोन्स ने डैमेज किया एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान के, उनके न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम्स को, जिसको हम सीएड और डीएड कहते हैं टेक्निकल टर्म में, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस. वो विद इन द टेरिटरी ऑफ ईरान से ड्रोन्स के थ्रू पहले ही अच्छा कर लिया, जस्ट लाइक जैसे ऑपरेशन स्पाइडरवेब था, ठीक है बिल्कुल जैसे यूक्रेन ने किया था. तीसरे स्टेज पे एयर अटैक आता है. अब एयर अटैक है 200 एयरक्राफ्ट का एयर अटैक है इसराइल का, टू हैव द प्रिसीजन स्ट्राइक्स. अब उसको डिफेंस, यहाँ पे कोई ऑफेंस मिलता ही नहीं है ईरान की तरफ से, क्योंकि पहले ही कॉम्प्रोमाइज हो चुका है थ्रू ड्रोन्स. उसमें एयर डिफेंस में साइबर अटैक भी हो चुके हैं, उनके अंदर उनकी डिस्ट्रक्शंस भी हो चुकी हैं, उनके ठीक रडार्स है की भी, उनकी मिसाइल सिस्टम. और चौथे स्टेज पे आता है कंटिन्यूस देन एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स एंड एसएसएम अटैक्स ऑफ इसराइल ऑन ईरान, फिर सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे.
अच्छा, तो इसके थ्रू आप देखें इन 4 स्टेजेस में इसराइल ने कंप्लीट एक 8 तो डोमेनिक ग्रेजुअली आपके ख्याल डोमिनेंस। में रजा साहब आपको लगता है ग्रेजुअली जो है वो उन्होंने किया है? मैं डॉक्टर सलमा साहिबा, अब यूएस जी की जो इन्वॉल्वमेंट है उसने इस कॉन्फ्लिक्ट की इक्वेशन को आपके ख्याल में किस तरह से चेंज कर दिया है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया राबिया साहिबा एंड रहमान अजहर साहब, आप दोनों का मुझे बुलाने का। देखिए जी, यूएस की जो इन्वॉल्वमेंट है, शुरू में मेरे समेत बहुत सारे लोग ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि यूएस जो है वो इसराइल को अपने एक प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल करेगा और वो फिजिकली या डायरेक्टली खुद अटैक नहीं करेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन वी लुक एट द मॉडर्न वॉरफेयर, जो अभी कंटेम्प्रेरी वॉरफेयर इवॉल्व हो रही है, तो उसमें जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स हैं और बहुत टारगेटेड प्रिसीजन सर्जिकल स्ट्राइक्स जिनको हम कहते हैं, सो वो एक तरह से आपको वॉर में लेके आती है और अपने साथ उसकी जस्टिफिकेशन आ जाती है कि जी दिस इज नॉट डीलिंग विद कोलैटरल, ये तो सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड जगहों पे स्ट्राइक की जा रही है। सो यूएस ने इवेंचुअली पहले इसराइल को एज अ फ्रंट फुट सोल्जर के तौर पे या फ्रंट टीम के तौर पे इस्तेमाल किया, और उसके बाद आफ्टर मेकिंग ऑल दोस नॉइजेस एंड गिविंग दीज थिंग्स, जो कि लग रहा था कि शायद यूएस किसी तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व ना करे, बिकॉज जो स्टेक्स हैं यूएस के इन्वॉल्वमेंट के वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं ईरान के लिए और खित्ते के लिए। बट इवेंचुअली फिर उन्होंने अपने जो बंकर बस्टर्स थे उनका इस्तेमाल किया और विच हैड बीन वेरी इफेक्टिव। और मेरे ख्याल में उसको एक तरह से लास्ट रिजॉर्ट के लिए रखा जा रहा था, क्योंकि इसराइल और अमेरिका दोनों की थ्रेशोल्ड यही थी कि वो जो कार्पेट बॉम्बिंग की जा रही है, जो रजा हैदर साहब ने भी फेज वाइज बयान किया कि किस तरह ईरान पे ये अटैक हुए हैं, कि शायद इसकी वजह से इरानियन हाई कमांड जो है वो, और क्योंकि सारी हाई कमांड जो थी वो वाइप आउट हो गई थी, तो शायद इरानियन रिजीम जो है वो गिव इन कर जाए। पर ईरान की रिजीम ने गिव नहीं किया और फिर लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे इन्होंने कार्पेट बॉम्बिंग की है। लेकिन ये यूएस के However, लिए कितना ये चीज कितना क्वालिफाई करना सिग्निफिकेंट है जरूरी है कि डॉक्टर साहब? कार्पेट उन्होंने न्यूक्लियर इनकी जो थी वो खत्म करनी ही करनी थी सूनर और अच्छा, लेटर, और ये ट्रम्प का इरादा था हमेशा से। जो अच्छा। कि उसने जब यूए से वॉकआउट किया है, तो तब से ये इरादा बड़ा क्लियर हो गया था कि इट डज नॉट वांट टू हैव एनी पॉजिटिव इंटरैक्शन और न्यूक्लियर वेपनरी विद ईरान, और ये करेंगे। अब इसके बाद ये है कि देखिए बहुत डिपेंड करता है कि खित्ते के जो ममालिक हैं वो मेयर कंडेमनेशन ही करते हैं या फिर अमेरिका के साथ वो अपने ताल्लुकात को थोड़ा सा स्टेप बैक करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की ब्लॉकिंग होगी जो है, उसके बाद बाबुल मंदब के ऊपर भी एन मुमकिन है यमन जो है ब्लॉकेट करे। तो ये दो चीजें तो होंगी सही, बट वुड दैट मेक एनी ऑफ द कंट्रीज ऑफ द रीजन क्लोजर टू ईरान और रिमेन क्लोजर टू अमेरिका? और अनफॉर्चुनेटली जो दिखाई देता है वो यही है कि जितने भी अरब ममालिक हैं वो ईरान की फेवर में ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे बियॉन्ड लफाजी, और लफाजी से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका के लिए ये है कि जी क्या इससे रिजीम को कोई फर्क पड़ेगा? अमेरिका के रिजीम को बिल्कुल नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को बहुत ज्यादा जो है ग्लोरीफाई करेगा, और जो ये नोबेल प्राइज का नया शोशा है, इस शोशे को वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करेगा कि देखिए मैंने खित्ते में जो सबसे बड़ा एनिमी और इरिटेंट था ईरान, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है और अब यहाँ अमन ही अमन होगा। सो अब अपनी टाइप के वो कंप्लाइंट रिजीम्स लाएगा। ईरान वाज द ओनली रिजीम विच वाज नॉट कंप्लाइंट, तो उसने उसको भी बहुत हद तक न्यूट्रलाइज किया है। क्या इसके बाद ईरान में रिजीम चेंज होगा और रिजीम चेंज की वजह से वो हाँ, पहलवी खानदान को वापस लेके आएंगे? कहाँ किस हद तक ये चीज मुमकिन है? क्योंकि देखिए एक चीज जानना बड़ी जरूरी है कि अमेरिका को भी ये बहुत क्लियर है कि फिजिकल फुटप्रिंट जो है वो उसके लिए हर जगह पे बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो वो किस तरह से ये चीज करेंगे? क्या वो ये कोशिश करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता रिजीम खुद ही एक इरानियन रिजीम स्लो डेथ मर जाए? अमेरिका के इसराइल के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगे इसके बाद, और गाजा में और फलस्तीन का जो सवाल है अब वो बहुत हद अच्छा, तक डाउन स्लाइड कर जाएगा, जो पहले भी कर चुका था, और अब मजीद हमें अच्छा। वहाँ एक नेगेटिविटी दिखाई देगी। ठीक, जी ठीक। राबिया? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर रजा आपसे। सर, कीपिंग इन व्यू दिस ongoing conflict और स्पेशली इसके जो मिलिट्री साइड है, लाइक
What weapons and tactics and emerging technologies have been used by US and Israel, especially सर आजकल हम सुन रहे हैं कि F-35 जेट्स डाउन किए हैं ईरान ने उनके, और कितना इफेक्टिव रहा है यूएस का B-2 बॉम्बर इन डिस्ट्रक्टिंग द इरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल ठीक है राबिया, इस एंगल पे ज़रूर आते हैं। मैं पिछले जो रहमान साहब का सवाल था उस पर जस्ट अपना व्यू ऐड करना चाहूँगा। जी एंड आई सपोर्ट द आर्गूमेंट जो डॉक्टर सलमा ने भी दिया। मेरा अपना ख्याल ये है कि यूएस का जो प्रैक्टिकली या फिजिकल रोल इन दिस वॉर है, दैट हैज़ बीन ओवर। अब दोबारा यूएस ड्रैग नहीं होगा इस वॉर में, क्योंकि इनिशियल प्लान में यूएस इस वॉर में नहीं था। लेकिन इसराइल ने 3 कैलकुलेशन में मिस कैलकुलेशंस की इस पूरी, या कहना चाहिए उसके जो हाइपोथेसिस है वो रॉन्ग प्रूव हुए। पहला था कि जब लीडरशिप किल हो जाती है तो केओस विल बी देयर। लीडरशिप किल हुई, जनरल्स किल हुए, साइंटिस्ट किल हुए, लेकिन इमीडिएटली रिप्लेस्ड। एक मैं इसमें एक बुक है टारगेट तेहरान, सितंबर 23 में आई है। उसमें बाकायदा लिस्ट ऑफ पीपल है जो मसाद ने टारगेट की हुई है टू बी किल्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जिनमें से कई अब हो भी चुके हैं। तो ये पहले से प्री प्लान टारगेट्स हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं हुआ। दूसरी मिथ उनकी ये थी कि ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी बहुत जल्दी हम न्यूट्रलाइज कर देंगे और उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं रहेगी टू काउंटर अटैक। ड्रोन से ईरान के लिए मुश्किल हो रही है अटैक करना, क्योंकि उसकी रेंज कम होती है। तीसरी उनकी मिथ थी आयरन डोम, कि 4 टीयर्स उनका आयरन सिस्टम है एयर डिफेंस का, एरो 3, एरो 2, डेविड स्लिंग, आयरन डोम। उससे पहले एक कंटिन्यूस पीछे एक लाइन है जो मुल्क वो भी रोक रहे होते हैं कि हम तक तो मिसाइल पहुंचेंगे नहीं। ये मिथ भी ब्रेक हो गई। अब इससे क्या हुआ कि एक पब्लिक केओस क्रिएट हो गया इसराइल के अंदर। देखिए, दोनों नेशंस में एक बड़ा बेसिक फर्क है। इसराइल ने कभी अपने मुल्क में जंग नहीं लड़ी, उसने जी हमेशा अटैक किया है। उसने कभी अटैक खाया नहीं है। उसको पहली दफा उसके मुल्क में मिसाइल गिर रहे हैं। जो दूसरी तरफ ईरान है, वो रिजिलियंट नेशन है। 8 साल तो उसने सिर्फ इराक के साथ जंग लड़ी है। बिल्कुल वो ठीक। बहुत रिजिलियंट है इस मामले में। एक बिग कंट्री है, बिग सपोर्ट है, बिग अच्छा पॉपुलेशन है। अच्छा, अब मैं राज साहब, वो जो ऑपरेशनल क्वेश्चन है उसका भी जवाब दीजिएगा, लेकिन उसमें साथ एक और भी चीज शामिल कर लें अगर, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा बहस है और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडियन जी प्रोपेगेंडा जी काफी किया गया कि हाँ हमारी एयर स्पेस जो है वो यूज हुई है। वो खैर पेंटागन की जो ब्रीफिंग हुई उसमें इसको डीबंक भी ये सब कुछ हुआ। लेकिन एक वॉरफेयर के अंदर, और जब ऑपरेशनल वॉरफेयर है, और खासतौर पे पाकिस्तान में जहां पर ये डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी चैलेंज है हमारे लिए, वॉर इन द नेबरहुड, ये किस तरह से इनको जो है वो काउंटर किया जाए, इन इस तरह की चीजों को। रहमान साहब, बहुत अच्छा सवाल है। ये 5th जनरेशन वॉरफेयर का एक्चुअली सब्जेक्ट है। 5th जनरेशन वॉरफेयर के 3 एलिमेंट्स हैं। वन इज एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वॉरफेयर, सेकंड इज साइबर वॉरफेयर, थर्ड इज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जिसके अंदर मीडिया, डिस इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, सोशल इंजीनियरिंग, ये सब आ जाता है। इस वक्त अगर आप देखें ना, तो इसराइल इन तीनों को यूज कर रहा है। टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी यूज कर रहा है, अपनी भी, यूएस की भी, साइबर को भी कर रहा है और साइकोलॉजिकल को भी कर रहा है। हमारे केस में भी ये जो मार्का हक था, आप देखें तो इसमें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बहुत ज़्यादा यूज हुआ, दोनों साइड से हुआ, और अलहमदिल्ला हमने भी इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसमें अब नैरेटिव की एक्चुअली जंग आगे होती है। कमिंग टू द ऑपरेशनल आस्पेक्ट, जो जी यूएस का अटैक, जिस तरह मिस राबिया ने बात की, देखिए यूएस का अटैक जो था ना, वो इन टोटैलिटी था। जैसे इसराइल का मैंने आपसे कहा, उसने स्टेज वाइज किया, ऑल्दो के विद इन द फ्यू मिनट्स या विद इन आवर्स किया, लेकिन लेयर्स में था, टीयर्स में था। जी लेकिन यूएस का तो बुलडोज्ड सिंगल फॉर्मेशन जी अटैक था। और आपने ब्रीफिंग में सुना होगा कि 125 प्लस एयरक्राफ्ट थे, इंक्लूडिंग द बी जी 2 एंड अदर 4th एंड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। इसमें अफेक्टिव तो जो है सबसे ज्यादा GBU-57 मस्ट टॉक मोर, अच्छा मतलब मोस्ट टॉक अबाउट वेपन अब जो हो रहा है, जिसको मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेशन वेपन कहते हैं, ये होता है। अच्छा, GBU-57 एक्चुअली लॉन्च भी सिर्फ B-2 से ही होता है, तो इसका मतलब है ये इसराइल की तो कैपेबिलिटी थी नहीं। अच्छा। एज पर द वॉल स्ट्रीट जर्नल की 3 दिन पहले की रिपोर्ट ये थी कि इसराइल के पास सिर्फ 2 वीक्स के मिसाइल्स, एंटी मिसाइल्स रह गए। और इसका मतलब है कि वो टाइम आ गया था कि अब इसराइल ने यूएस को ड्रैग करना ही था वॉर में, अदरवाइज उसका तो वेपनरी खत्म हो रही है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। इधर से जो ईरान की इन्वेंट्री है वो बहुत हाई है, वो बहुत लार्ज इन्वेंट्री है। तो लार्ज इन्वेंट्री वर्सेस वहाँ पे डिप्लीटिंग इन्वेंट्री ऑफ इसराइल,
ये एक जंग छिड़ चुकी थी 3 दिन पहले की, वॉल स्ट्रीट जर्नल की इसमें बाकायदा वीडियो बिल्कुल रिपोर्ट सही। है। अब ये समझ आ गया था कि यूएस ने ड्रैग होना है, यूएस ने ड्रैग होना है, और साथ एक इतना बड़ा एक डैमेज देना है ईरान को, ताकि उसकी हाँ कैपेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाए, ताकि वो काउंटर अटैक ना करे। लेकिन वही बात आ जाती है ईरान की रिजिलियंट नेशन के, उसने अटैक के फौरन ही बाद सैटरडे को आपने देखा है 27 मिसाइल फायर की, और आज भी मिसाइल फायर कर रहे हैं। अच्छा, अब B2 ने अपना डैमेज, GBU-57 का डैमेज उसने किया है। मैं आपको ये भी शेयर करूं कि जो BDA कहते हैं उसको टेक्निकल टर्म में, बैटल डैमेज असेसमेंट, BDA अभी तक आउट नहीं हुआ है। और अच्छा अभी भी सच नाउ इस प्रोग्राम से 10 मिनट पहले मैं CNN सुन रहा था, तो उन्होंने कहा था कि अभी हम BDA पे काम कर रहे हैं, और हम बहुत जल्द BDA मीडिया में रिलीज करेंगे, विच इज बैटल अच्छा। डैमेज असेसमेंट ऑफ दैट अटैक। अभी तक सिर्फ न्यूज है। देखिए, ओके। ईरान ने कहा है कि डैमेज हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। ठीक है। यूएस कह रहा है बहुत ज्यादा डैमेज हुआ। ठीक है। अच्छा, GBU-57 की अगर मेरे आपके तवज्जुह से व्यूअर्स सुन रहे हैं ना, तो एक MIT के प्रोफेसर की वीडियो है GBU-57 के ऊपर, हार्डली 5-7 अच्छा मिनट की वीडियो है, अच्छा। वो जरूर देखें। वो बता रहे हैं कि GBU-57 का सक्सेस रेट बहुत हाई नहीं है, अनलेस ओके। कि ये बिल्कुल 90 डिग्री पे ड्रॉप हो, जिस विच इज वेरी डिफिकल्ट इन अ माउंटेनियस रीजन। तो इसलिए ये कहना अभी बहुत कबलस वक्त है कि डैमेज कितना हुआ है। ये ठीक है GBU-57 ड्रॉप हुए, ये ठीक है कि टोमोहॉक ड्रॉप हुए, लेकिन टोमोहॉक जो होता है वो बंकर बस्टर नहीं होता। लेकिन ये आप ही कह रहे हैं मिसाइल उसकी इस इफेक्टिवनेस जो है, वो उसकी इफेक्टिवनेस को अभी गेज अभी जो है वो अभी किया जा गेज रहा होना है, है। गेज राइट। होना है। अच्छा। तो राइट। ये। अटैक तो बहुत कम्बरसम था, जी। लेकिन उसका अभी इम्पैक्ट जो है ना, वो आना है। राइट। लेकिन इन टोटलिटी अगर मैं कंक्लूजन में बात करूं, जी। कि जो ईरान की तरफ से रिस्पॉन्स है वो कंटिन्यूस है, क्योंकि ईरान का वॉर स्टेमिना इसराइल से बहुत ज्यादा है, और वो इस वॉर को स्टेमने के थ्रू ही जीतेगा। ठीक। राइट। वेरी राइट, वेरी राइट। मैम, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे मैम, what are the future implications on this region? Or, ma'am, do you believe is there any real possibility of reviving JCPOA? Like, what are the way forward to stop this war or put this war to a halt? देखिए, जहाँ तक तो JCPOA का सवाल है, तो अब तो उसका वो उठता ही नहीं है। अगर ईरान न्यूक्लियर पाथ पे आगे चलता है, तो उन्होंने बहुत ये बात क्लियर कर दी है कि वी आर गोइंग टू लीव द NPT, और NPT छोड़ तो हम करेंगे। अभी भी 60% उनकी एनरिचमेंट थी, दे नीड मोर देन 30 to 35%, ताकि वो वेपन ग्रेड के ऊपर जा सकते हैं। सो गोइंग टू गो फॉर अनदर JCPOA। और जब तक ट्रम्प टाइप की रिजीम्स रहती हैं, तो ऑब्वियसली इट वाज द ट्रम्प रिजीम दैट वॉकड आउट ऑफ द JCPOA रादर देन ईरान। जी। ईरान तो कल सुबह तक, जब तक उसके ऊपर अटैक नहीं हुआ था, तो वो यूरोपियन कैपिटल्स के साथ डायलॉग में था डिसआर्ममेंट के, or they were trying to find a solution, despite the fact that they were not talking from a position of weakness, they were talking from a position of strength. वो अपना सॉलिड ग्राउंड रखा हुआ था, resilience उनकी सारी वही थी। बट जो एक बात दिखाई देती थी कि ईरान जो है वो हटदर्मी पे नहीं उतरा हुआ, वो ये चाह रहा है कि चीज बगैर बहुत ज्यादा नुकसान हुए भी हो जाए। जहां तक जो अभी डैमेज, बैटल डैमेज असेसमेंट की भी बात की जा रही है, तीनों तरफ से, अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से और ईरान की तरफ से एक्यूरेट जो है खबर नहीं मिल रही। IAEA और जो न्यूक्लियर वॉचडॉग्स हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि रेडिएशन लीकेज नहीं है। तो इस वजह से और ये भी एक ख्याल आया था कि जी इन्होंने अपने जो न्यूक्लियर एसिड्स हैं उनको बहुत हद तक रिमूव किया है। However, having said that, अमेरिका ने ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको बहुत हद तक डैमेज तो किया है, बट दैट डज नॉट मीन को उसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है। ईरान की रेजिलियंस है, जो एक पहले एस्टिमेट कहा जाता था कि ईरान 2009 तक अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम बना लेगा, तो वो 2009 से लेके अब 2025 होने को आए, और हर दफा ईरान किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचता है और फिर वो रिटार्ड हो जाता है, फिर वो आगे जाता है, फिर वो रिटार्ड हो जाता है। और इस दफा तो जो अटैक किया गया है इरानियन स्ट्रेटेजिक एसेट्स पे, दैट इज नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चरल, दैट इज ऑल्सो मैन एंड मटीरियल, जो कि पहले भी होता रहा है, पर इस दफा बड़ा मुनज़्ज़म किस्म का कॉम्प्रिहेंसिव ऑल यानी चारों कोनों को उन्होंने पकड़ा है। पहले कभी होता था कि किसी जनरल को अटैक कर देते थे, कभी होता तो कुछ साइंटिस्ट को मार दिया जाता था, बट इस दफा हर चीज को डैमेज किया गया है। सो इट इज गोइंग टू रिटार्ड ईरान न्यूक्लियर
ambitions, but it is not going to completely kill Iran's nuclear ambitions. So Iran जब भी होगा वो pick करेगा, unless and until एक बिल्कुल compliant puppet regime ईरान में फिर से impose की जाती है, और जब वो regime आएगी तो फिर तो it's going to be a cakewalk. तो फिर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा. Right. ठीक जी. Right. Bilkul. Thank you very much, ma'am, and thank you very much, sir. It was such an insightful discussion, and I thank both of you again. Thank you so much. Thank you, Raza Rabia Saab. Thank you, Saiba. Dr. Saiba. Thank you, Rehman sir. Thank you so much, Rehman sir. बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.